आज हम अध्ययन करेंगे कोलाइडल स्टेट का अर्थात कोलाइडी अवस्था। ग्राहम नाम का एक वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने जो विलेय पदार्थ हैं उनको सरंध्र झिल्ली में से विसरित का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ जैसे नमक, शक्कर, यूरिया, इनका विलयन तो सरलता से विसरित हो जाता है, जबकि गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि पदार्थ बहुत धीरे धीरे से विसरित होते हैं अथवा विसरित नहीं होते हैं। इसके आधार पर ग्राहम ने जो विलेय पदार्थ हैं उनको दो श्रेणी में वर्गीकृत किया। पहले वे पदार्थ जो वनस्पति या जांतव झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं उन्हें उन्होंने क्रिस्टलाप कहा, तथा वे पदार्थ जो जांतव या वनस्पति झिल्ली में से बहुत धीरे धीरे विस्तृत होते हैं उन्हें उन्होंने कोलाइड कहा। ग्राहम ने जो यह वर्गीकरण किया, यह वर्गीकरण बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जल में तो क्रिस्टलाप बनाता है, लेकिन यदि उसको बेंजीन में सोडियम क्लोराइड को हम घोलें तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। इसी प्रकार से साबुन पानी में तो कोलाइडल विलयन बनाता है, लेकिन यदि अल्कोहल में घोलें तो वह क्रिस्टलाप की भांति व्यवहार करता है। अतः जो ये ग्राहम का जो पुराना अध्ययन था वह ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हुआ, और आजकल जो है पदार्थ की अवस्था को उसके कणों के आधार पर निर्धारित किया गया है। कणों के आकार पर जो है विलेय पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, वास्तविक विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम होता है उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं, तथा ये कण समांगी सॉल्यूशन बनाते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते, और उदाहरण के रूप में हम नमक का विलयन और चीनी का पानी में बना हुआ विलयन नित्य प्रयोग में करते हैं। दूसरे पदार्थ हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जब विलयन में विलेय पदार्थों के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम होता है तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये विलयन विषमांगी होते हैं तथा इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है दूध, गोंद आदि। एक और तीसरी अवस्था है निलंबन। जब विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार 200 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है तो उसे हम निलंबन कहते हैं। ये भी विषमांगी होते हैं। इस प्रकार के कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, और उसका उदाहरण है गंधला जल। इस प्रकार जब किसी पदार्थ किसी माध्यम में 10 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम आकार के कणों के रूप में परिक्षिप्त रहता है तो वह उसकी कोलाइडल अवस्था कहलाती है, तथा यह तंत्र कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन में जो है एक ये विषमांगी तंत्र होता है और इसमें तीन प्रावस्थाएं होती है। पहली, वितरित या परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इस अवस्था को असतत या आंतरिक प्रावस्था भी कहा जाता है, और इस अवस्था में कोलाइडी कण माध्यम में वितरित या परिक्षिप्त होते हैं। दूसरी है वितरण या परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम। इसे बाह्य या सतत प्रावस्था भी कहते हैं, जिसमें सतत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए अणु होते हैं, तथा यह वह माध्यम है जिसमें कोलाइडी कण वितरित अवस्था में रहते हैं। और तीसरी चीज है स्टेबलाइजिंग एजेंट यानी कि स्थायी कारक। यह वह अवयव होता है जो कोलाइडी कणों को एक दूसरे से पृथक रखकर कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करता है। कुछ कोलाइडी पदार्थ स्वयं एक दूसरे को स्थायित्व भी प्रदान करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। पहला वर्गीकरण है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। कोलाइडी विलयनों को वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। दोनों प्रावस्थाओं में से कोई एक प्रावस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, किंतु यदि दोनों प्रावस्थाएं गैस होगी तो वह समांगी तंत्र का निर्माण करेगी तथा उससे हमें
कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अतः हम जो है वितरित प्रावस्था एवं वितरण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी हैं उनको 8 भागों में बांट सकते हैं। पहली तो वितरित प्रावस्था ठोस हो और वितरण माध्यम भी ठोस हो, तो इसे हम ठोस सोल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है हमारा खनिज पदार्थ, मिश्र धातुएं और रूबी कांच। यदि वितरण प्रावस्था ठोस है और वितरण माध्यम द्रव है तो इसे हम सोल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है पेंट, स्याही आदि। यदि वितरित प्रावस्था ठोस और वितरण माध्यम गैस है तो इसे हम ठोस एरोसोल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है धुआं, धूल, मेघ आदि। यदि वितरित प्रावस्था द्रव हो, वितरण माध्यम ठोस हो तो इसे जेल कहेंगे और इसका एग्जाम्पल है पनीर, दही आदि। और यदि वितरित प्रावस्था द्रव है और वितरण माध्यम भी द्रव है तो इसे हम पायस कहेंगे और इसका उदाहरण है दूध, क्रीम, मक्खन। यदि वितरित प्रावस्था द्रव है और वितरण माध्यम गैस है तो यह द्रव एरोसोल कहलाएगा और ये कोहरा, बादल, धुंध आदि इसके उदाहरण हैं। वितरित प्रावस्था गैस है और यदि वितरण माध्यम ठोस है तो ठोस फॉर्म बनेगा और इसे हम झाग, केक, लावा आदि कह सकते हैं। और यदि वितरित प्रावस्था गैस है और वितरण माध्यम द्रव है तो फोम इसे हम कहते हैं और इसका उदाहरण है धुआं। अब वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर भी कोलाइडों के विशिष्ट नाम हैं। यदि वितरण माध्यम जल है तो उसे हम हाइड्रोसोल कहेंगे। वितरण माध्यम यदि एल्कोहल है तो उसे एल्कोसोल कहेंगे। वितरण माध्यम यदि बेंजीन है तो उसे हम बेंजोसोल कहेंगे और यदि वितरण माध्यम गैस है तो उसे हम एरोसोल कहेंगे। वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर भी कोलाइडों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वह द्रव स्नेही कोलाइड, लिपोफिलिक सॉलिड्स कोलाइड्स। वे कोलाइडी विलयन जिनमें वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के कणों के बंधुता यानी कि एफिनिटी अधिक होती है, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। यदि वितरण माध्यम जल है तो इसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहेंगे और इसके कुछ लक्षण निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला, ये वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम को आपस में मिलाने से ही आसानी से बन जाते हैं। ये स्थायी होते हैं, इनका कोगुलेशन शीघ्रता से नहीं होता है, मतलब जमाव शीघ्रता से नहीं होता है। कोगुलेशन का मतलब है जमाव। जैसे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है ना, ब्लड जैसे बहता है तो वो जम जाता है, तो उसको हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। और चौथी बात, यह उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं, वापस घुल जाते हैं। दूसरी जो तरीका है वह है द्रव विरोधी कोलाइड यानी कि लिपोफोबिक सॉलिड्स। फोबी मीन्स विरोध एंड फिली मीन्स स्नेह। वे कोलाइडी विलयन जिनमें वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के कणों के मध्य कोई एफिनिटी नहीं होती है, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड भी कहा जाता है। यदि वितरण माध्यम जल है तो उन्हें जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहेंगे और इसके कुछ लक्षण निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। इनमें वितरित प्रावस्था वितरण माध्यम को सीधे मिलाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल विशेष विधियों द्वारा ही बनाया जाता है। ये अस्थायी होते हैं, ये शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं यानी कि इनका जमाव हो जाता है, तथा ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। इन्हें बनाने के लिए स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। चौथी चीज है, वितरित प्रावस्था के कणों पर विद्युत आवेश के आधार पर भी कोलाइडों को क्लासिफाइड किया गया है। धनात्मक कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में वितरित प्रावस्था के कणों पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है FeOH3 का कोलाइडी सॉल्यूशन जल में। ऋणात्मक कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में वितरित प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक विद्युत आवेश पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है जल में AS2S3 का कोलाइड विलयन। और पांचवा है स्वरूप के आधार पर, बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस सॉल। जब कोलाइडी विलयन द्रव अवस्था में होते हैं तो उसे सॉल कहते हैं और यदि माध्यम जल है तो उसे जलीय सॉल और एल्कोहल है तो उसे एल्कोसोल कहेंगे। अगली चीज है जेल। जब कोलाइडी विलयन ठोस अवस्था में होता है तो उसे जेल कहते हैं। कम ताप तथा जिलेटिन की अधिक सांद्रता पर जिलेटिन कोलाइड जेल के रूप में होता है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइपोफिलिक एंड लाइपोफोबिक कोलाइड्स। तो हम यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो डिफरेंस है उसको हम मेंशन कर रहे हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही विलयन
विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी सॉल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन द्रव विरोधी ये विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से विलयन नहीं बनाते हैं। द्रव स्नेही स्थायी होते हैं जबकि द्रव विरोधी अस्थायी होते हैं। द्रव स्नेही ये विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से अवक्षेपित नहीं होते, लेकिन द्रव विरोधी आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं अर्थात अवक्षेपित होने के पश्चात विलायक मिलाकर इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वे अनुत्क्रमणीय होते हैं तथा अवक्षेपण के पश्चात विलायक मिलाकर उन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। द्रव स्नेही विलायक संकरित होते हैं जबकि द्रव विरोधी विलायक संकरित नहीं होते। द्रव स्नेही विलायकों में कोलाइड्स में जो है पृष्ठ तनाव वितरण माध्यम से कम होता है, लेकिन द्रव विरोधी में पृष्ठ तनाव वितरण माध्यम के समान होता है। इन द्रव स्नेही में श्यानता वितरण माध्यम से अधिक होती है, लेकिन द्रव विरोधी में श्यानता वितरण माध्यम के समान होती है। द्रव स्नेही में कणों का आकार छोटा होता है, लेकिन द्रव विरोधी में कणों का आकार बड़ा होता है। द्रव स्नेही में इनके कण आवेशित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन द्रव विरोधी इनके कणों पर विद्युत आवेश पाया जाता है तथा ये कैथोड या एनोड की ओर ट्रांसफर होते रहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।